नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी लगातार 2 पारियों से जाटलैंड की सत्ता पर कायम है। जीत की हैट्रिक का इरादा रख रही बीजेपी ने आम चुनाव के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री को अचानक बदलकर सभी को चौंका दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। हरियाणा बीजेपी की कमान ब्राह्मण चेहरे मोहन लाल बड़ौली को सौंप दी गई। दलित समुदाय से आने वाले कृष्णा बेदी को बीजेपी आलाकमान ने महासचिव पद से नवाजा। दरअसल हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए ओबीडी फॉर्मूले पर तेजी से अमल करना शुरू किया। ओबीसी, ब्राह्मण और दलितों को अपने पाले में कर बीजेपी का इरादा हरियाणा में ताकतवर जाट समुदाय से पार पाना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव चले जा रहे सियासी दांव। जाट फैक्टर की काट, बीजेपी का समीकरण तैयार। ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, ओबीडी से जीत की हैट्रिक। किसानों का विरोध, पहलवानों का प्रदर्शन। गिरा लोकसभा सीटों का ग्राफ, भरपाई का ओबीडी प्लान। अक्टूबर में चुनाव, एंटी इनकम्बेंसी से कैसे उबरा जाए। नायब सैनी को सीएम पर ओबीसी मतदाता हुए खुश। बड़ौली बनाए गए पार्टी अध्यक्ष, ब्राह्मणों में बढ़ा कद। कृष्ण बेदी को महासचिव पद, दलितों को किया खुश। सैनी, गुर्जर, यादव, सूबे में 30% ओबीसी वोटर। चाहे किसानों का विरोध हो या पहलवानों का प्रदर्शन, पिछले अरसे से बीजेपी को हरियाणा के जाट समुदाय से कई चैलेंजेस मिले। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 10 में से 5 सीटों पर सिमट गई। सियासी दिग्गजों के मुताबिक अब बीजेपी जाट समुदाय को मनाने के बजाय ओबीडी यानी ओबीसी, ब्राह्मण और दलितों को एकजुट करने में जुटी है। बीजेपी अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो पंजाबी समुदाय के साथ उसका मकसद हरियाणा के 62% वोट बैंक पर कब्जा करना है। हालांकि चंद महीने पहले हुए आम चुनाव में जाट दलितों को अपने पाले में कर कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ताधारी दल को तगड़ा झटका दिया। लिहाजा अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की जंग सस्पेंस भरी है। लंबे समय से हरियाणा में चर्चा रही है कि जाट मतदाता बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन से भी इस धारणा को मजबूती मिली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही मिल पाई। उस निराशा के बाद अक्टूबर में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी से उबरा जाए। ऐसे में जाट फैक्टर की काट के लिए पार्टी सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इसी के तहत पहले ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, फिर ब्राह्मण नेता मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। अब दलित समाज से आने वाले कृष्ण बेदी को महासचिव बनाया है। पहले इस पद पर मोहन लाल बड़ौली थे, उनका प्रमोशन हुआ तो जगह खाली थी और अब कृष्ण बेदी उस जगह पर होंगे। इस तरह बीजेपी ने जाट फैक्टर की काट के लिए ओबीडी फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी राज्य के 62% मतदाताओं को टारगेट करना चाहती है।
राज्य में सैनी, गुर्जर, यादव समेत ओबीसी बिरादरियों के करीब 30% वोट है। ये सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। इसके अलावा दलितों की संख्या भी करीब 20% है। अब जातिवार की बात करें तो राज्य में जाटों के बाद दूसरे नंबर की बिरादरी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या राज्य में करीब 12% है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि हम पहले से ही इस फॉर्मूले पर कायम रहे हैं और अब तीसरी बार इसके साथ ही चुनाव में आएंगे। बता दें कि इन तीनों समुदायों के अलावा पंजाबी समुदाय का भी बीजेपी को अच्छा समर्थन रहा है, जिससे खुद मनोहर लाल खट्टर आते हैं। हरियाणा के करनाल, अंबाला, कैथल जैसे इलाकों में बड़ी आबादी पंजाबी मूल के लोगों की है। दरअसल 2024 के आम चुनाव से ये संकेत मिला था कि जाट और दलित मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने उस गठजोड़ की काट के लिए कृष्ण बेदी को मौका दिया है। बीजेपी को 2019 के आम चुनाव में 58% वोट मिले थे, जो 2024 में 46% पर आकर ठहर गया है। माना जा रहा है कि दलित मतदाताओं के छिटकने से ही ऐसा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस 28% से आगे बढ़कर 43% वोट हासिल करने में कामयाब रही। राज्य में 17 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आम चुनाव में पिछड़ गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले एक पखवाड़े में हरियाणा के 2 दौरे कर चुके हैं। दोनों ही दौरों में उन्होंने राज्य के पिछड़े समुदाय के लिए तमाम घोषणाएं की। 29 जून की पंचकुला यात्रा के दौरान अमित शाह ने घोषणा की थी कि ओबीसी समुदाय से आने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो प्रदेश के अगले सीएम नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। एक बार फिर हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में क्रीमी लेयर कैप और स्थानीय निकायों में बढ़े हुए कोटे की घोषणा करके पिछड़ों का दिल जीतने की कोशिश की। इसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई एक कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। हरियाणा में पैठ बनाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी ने अमित शाह के दावों पर तंज भी कसा। उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले करा के आए हैं अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा थल्ले थल्ले होने वाली है हरियाणा के अंदर। अमित शाह जी का स्वागत है। हरियाणा में आए, जो चाणक्य की छवि सो कॉल्ड उन्होंने अपनी बना रखी है और प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास कोई चुनाव में जीत दिलाने का फॉर्मूला है। आइए हरियाणा की धरती पर आपके उस फॉर्मूले को चकनाचूर करने का काम हरियाणा के लोग करेंगे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में बहुत प्रताड़ित किया है। हरियाणा के 25 लाख नौजवान जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, वो अमित शाह जी का खूब स्वागत हरियाणा के अंदर करेंगे। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में उनके हाथ हार लगी है, उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में जब वो हरियाणा में आएंगे तो बड़े बड़े अपना, जैसे 75 पार बोल रहे हैं क्या इस बार, 75 पार बोल करके पिछली बार आए थे, 40 पाए थे। इस बार देखते हैं क्या आंकड़ा बोलते हैं।
क्योंकि पिछली बार तो 75 बोला था तो 40 आ गई थी। इस बार अगर वो 80 भी बोलेंगे तो 20 आना मुश्किल है। बता दें कि हरियाणा में लगातार 10 सालों से गैर जाट सीएम है। यही नहीं, केंद्र में बनी नई सरकार में भी जाटों का ध्यान नहीं रखा गया। मंत्रिमंडल में भी हरियाणा से जिन 3 लोगों को मंत्री बनाया गया है, उनमें एक भी जाट नहीं है। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से हैं, जबकि कृष्णपाल सिंह गुर्जर बिरादरी से आते हैं। वहीं राव इंद्रजीत अहिर समुदाय से आते हैं, जबकि इसके पहले हमेशा जाटों को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। महिला पहलवानों का विरोध, किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय के बीच बीजेपी का ग्राफ काफी नीचे गया है। इसी का नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसी खबरें सामने आई कि बीजेपी नेताओं को जाट बाहुल गांव में घुसने नहीं दिया गया। जाहिर है कि ऐसे समय में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जाटों को मनाने के लिए उनका विशेष ध्यान रखेगी, पर बीजेपी ने इसका ठीक उल्टा कर दिया। जानकारों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति है कि हरियाणा में जाटों को छोड़कर सबको इकट्ठा कर लिया जाए। हरियाणा में जाटों से सभी जातियां प्रतिस्पर्धा रखती रही हैं। पंजाबी, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण और बनिया समुदाय को मिलाकर बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। बता दें कि राज्य में लगभग 30% आबादी ओबीसी समुदाय की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 25% के करीब जाट और लगभग 20% अनुसूचित जाति है। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए बीजेपी ने ओबीसी को रियायतें प्रदान करने की छड़ी लगा दी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जाट वोट आपस में बंट जाएगी। बीजेपी ने मार्च में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ दिया। बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल के बीच विभाजित हो जाएंगे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अन्य समुदायों को एकजुट करना ज्यादा विवेकपूर्ण रणनीति है। बीजेपी के लिए अन्य सभी समुदायों को एकजुट करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया मिलाकर ज्यादा ही होते हैं। हरियाणा में ऐसा माना जाता रहा है कि जाटों की आबादी 25% के करीब है। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूक और दबंग होने के चलते वो अन्य जातियों पर भारी पड़ते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता रहा है कि हरियाणा में जाटों को साथ कर ही कोई पार्टी सरकार बना सकती है। इसके साथ ही आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जाट वोटर्स प्रभावी हैं। जाट किस कदर प्रदेश की राजनीति पर हावी है, इसकी एक मिसाल ये है कि 33 साल प्रदेश की कुर्सी जाटों के हाथों में ही रही है। बीजेपी से जाटों की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि पार्टी ने प्रदेश में गैर जाट सीएम बनाया। इसके बावजूद जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ हमेशा रहा। इसका कारण बीजेपी की अलग नीति और विकासवादी सोच थी। माना जाता है कि 2014 में जाटों का 74% वोट बीजेपी को मिला। 2019 में करीब 50% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। पर अब मामला दूसरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लगातार जाटों को इग्नोर कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। साथ ही पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। दक्षिण हरियाणा का अहरवाल इलाका राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यहां बड़े नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। राव नरबीर सिंह और जवाहर यादव एक ही विधानसभा सीट को लेकर आमने सामने हैं, तो राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी खुले तौर पर सबके सामने है। वहीं इस नाजुक मौके पर कांग्रेस अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाकर यादव बाहुल्य विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आधी सीटें गंवा चुकी बीजेपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से कर रही है, लेकिन अंदरूनी घमासान पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। सत्ता विरोधी लहर से मुकाबले के लिए बीजेपी ने बाप बेटा के तंज से कांग्रेस पर हमला बोलने और उसे वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी ठहराने की नीति बनाई है। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांग, आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते।
साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास भी कर रहे हैं और खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर युवाओं को भी साधने की कोशिश में लगे हैं। उधर बीजेपी राज्य भर में अपने पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर रही है, साथ ही दलित मतदाताओं से संपर्क साधने का खास अभियान चलाने जा रही है। इस मेगा प्लान के बीच बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी के बीच बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की होड़ लगी हुई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल क्षेत्र के नेता राव नरबीर सिंह के ऐलान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। राव नरबीर सिंह ने ऐलान किया है कि वो बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस क्षेत्र के बड़े अहीर नेताओं में शुमार राव नरबीर सिंह ने कहा है कि या तो बीजेपी के टिकट पर या बिना बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। साथ ही जवाहर यादव भी यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जवाहर मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी है। बताया जाता है कि इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर सीट से विधायक रहे हैं और खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद भी राव नरबीर सिंह चुप रहे थे, लेकिन इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर की सीट से निर्दलीय राकेश दौलताबाद चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। बता दें कि अहिरवाल का हरियाणा की राजनीति में खासा असर रहा है। अहिरवाल में गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पटौदी, नरनौल, नांगल चौधरी, बावल, कोसली और अटेली विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में यादव मतदाताओं की अच्छी संख्या है और इसी वजह से ही इस क्षेत्र को अहिरवाल कहा जाता है। अहिरवाल की राजनीति में मुख्य रूप से दो धड़े हैं। एक धड़ा राव इंद्रजीत सिंह का है, दूसरे धड़े में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास समेत कई यादव नेता शामिल हैं। वहीं राव नरबीर सिंह का अहिरवाल के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले और भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब राव नरबीर सिंह का टिकट कटा था तो इसके पीछे वजह राव इंद्रजीत सिंह को ही माना गया था। राव इंद्रजीत सिंह जब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह ने उनके लिए प्रचार नहीं किया था। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को इस बार किसी भी सूरत में विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए 2014 और 2019 में रेवाड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांग चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार आरती को टिकट नहीं मिला। इस बार आरती राव की तैयारी बादशाहपुर, कोसली और रेवाड़ी की सीट पर भी है। राकेश दौलताबाद की पत्नी भी बादशाहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राकेश दौलताबाद ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को समर्थन दिया था। राव इंद्रजीत सिंह कुछ दिन पहले इस बात पर खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं कि उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा था कि वो भारत के इतिहास में अकेले ऐसे नेता हैं जो 5 बार राज्य मंत्री बन चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने बीते दिनों जिस तरह अहिरवाल से बाहर निकलकर अपनी सक्रियता बढ़ाई है और नाराजगी भी दिखाई है, उससे अहिरवाल के इलाके में टिकट बंटवारे में उनकी पसंद को नजरअंदाज कर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को उठाया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में हुड्डा के अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लोकसभा में उठाने को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हुड्डा ने हाल ही में एक बैठक के दौरान अहीर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली ही बैठक में अहीर रेजिमेंट की मांग को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा और इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अहीर भाइयों के राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में बिना देर किए अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और उसके नेताओं से सवाल पूछा था कि बीजेपी सरकार ने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को क्यों ठुकराया। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके बीजेपी ने अहिरवाल के लोगों से वोट मांगने का अपना हक खो दिया है, क्योंकि उसने अग्निवीर जैसी योजनाएं लागू करके और अहीर रेजिमेंट की मांग को खारिज करके युवाओं की उम्मीद को तोड़ा है। कांग्रेस के पास हरियाणा में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह एक बड़े यादव चेहरे के रूप में हैं, जबकि बीजेपी के पास गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के रूप में एक बड़ा यादव चेहरा है। हरियाणा में तो यादव सभा राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठा चुकी है। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाए जाने का खुलकर समर्थन कर चुके हैं।
बीते कुछ सालों में अहीर रेजिमेंट की मांग जोर शोर से उठी है और दिल्ली एनसीआर में यादव समुदाय के लोग इसे लेकर काफी मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि अहीर रेजिमेंट यादव समाज का हक है और उन्हें ये हक मिलना ही चाहिए। इसे लेकर गुड़गांव में आंदोलन भी हो चुका है और सोशल मीडिया पर भी अहीर रेजिमेंट की आवाज को बड़े पैमाने पर उठाया जा चुका है। वहीं अहीर समुदाय की लगातार मांग के बाद भी भारतीय सेना और केंद्र सरकार का कहना है कि जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नए रेजिमेंट का गठन नहीं किया जाएगा। डोगरा, सिख, राजपूत और पंजाब जैसी मौजूदा रेजिमेंट इसी तरह रहेंगे। अहीर रेजिमेंट की लगातार मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में अहीर धाम स्मारक की स्थापना की है। ये स्मारक रेजांग ला की लड़ाई में लड़ने वाले अहीर सैनिकों की वीरता का सम्मान करने के लिए बनाया गया है। चीन के साथ लगती सीमा पर LAC के पास ये स्मारक बनाया गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में विशेषकर अहीरवाल के इलाके में अहीर रेजिमेंट के गठन का मुद्दा कांग्रेस अब जोर शोर से उठा सकती है। दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी मांग लोकसभा में उठाकर निश्चित रूप से यादव मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस अहीर रेजिमेंट के हक में पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इसका कुछ हद तक कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब रहा है। नेताओं की दावेदारी पर उलझन सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बल्कि यह संकट कांग्रेस में कहीं गहरा है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला वक्त वक्त पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसके साथ कांग्रेस के अंदर खाने विधानसभा चुनावों में टिकट की दावेदारी पर अभी से संग्राम मच चुका है। 90 सीटों के लिए 900 से अधिक कांग्रेस नेता आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने कई चैलेंजेस हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चंद महीने का वक्त बचा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी जारी है। कांग्रेस धड़ों की तरफ से जारी बयानों की वजह से जहां गुटबाजी साफ नजर आती है, वहीं अब पदयात्रा से भी यह जग जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग राहें पकड़ी है। दरअसल हरियाणा में मौजूदा समय में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इस यात्रा से कुमारी शैलजा और सुरजेवाला गुट ने दूरी बना रखी है। वहीं अब कुमारी शैलजा अलग से पदयात्रा निकाल रही है। ऐसे में साफ है कि दोनों गुट एक दूसरे से पीछे रहने के मूड में कतई नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा में एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जबकि दूसरा गुट कुमारी शैलजा सुरजेवाला का है। शैलजा और सुरजेवाला एक साथ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस के 4 सांसदों ने 2 से 3 बार मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच साझा किया, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने मीटिंग से दूरी बनाए रखी। हाल ही में कुमारी शैलजा ने खुलकर अपनी राय रखी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पदयात्रा पर शैलजा ने कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यात्रा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व सीएम भी नजर आए थे। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए होड़ मची है। एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। अब तक कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 आवेदन आ चुके हैं। संभावना ये है कि ये आंकड़ा 1200 से पार जा सकता है। टिकट के लिए मची होड़ कांग्रेस को भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में कई मजबूत दावेदार या तो निर्दलीय तौर पर ताल ठोकेंगे या फिर दूसरे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने इस बार आवेदकों के लिए बाकायदा फीस निर्धारित की है। सामान्य जातियों के लिए 20,000 रुपए, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 5-5 हजार रुपए की फीस तय की गई है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। खास बात यह है कि आरक्षित सीटों के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। आवेदकों को पार्टी के साथ ही हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया के पास भी आवेदन करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ कोई फीस नहीं ली जा रही है। पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी के मौजूदा विधायकों को भी टिकट के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे में विधायकों ने भी आवेदन करना शुरू कर दिया है। इस समय कांग्रेस के पास 29 विधायक हैं। इनमें से 5 विधायक आवेदन कर चुके हैं। आगामी दिनों में अन्य विधायक भी अपने हलकों से दावेदारी जताएंगे। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार किसी की सिफारिश पर नहीं, मजबूत बायोडाटा और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा है कि कांग्रेस में सर्वे के आधार पर हाईकमान द्वारा उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। किसी भी जानकारी के चलते नहीं, बल्कि योग्यता और जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। अभी तक किसी की भी टिकट पक्की नहीं हुई है। ये फैसला पूरी तरह से हाईकमान करेगा। तो विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त है नहीं और हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी ओबीडी की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ग्राउंड पर मजबूत होने की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा जाट किसकी ठाठ कराते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।